आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कोरोना वायरस ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। कोरोना ने हमारे रोजमर्रा के हालात पर गहरा असर डाला है। दुनिया में हर शोबे पर कोरोना का असर पड़ा है। हिंदुस्तान का शुमार अब दुनिया के 10 सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में होने लगा है। लेकिन अफसोस ऐसे हालात पर भी कि मुल्क में एक तरफ सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ गरीब और परेशान लोगों की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सवाल यह उठता है कि कोरोना से लड़ाई के लिए आखिर हम कितने तैयार हैं? अभी तक कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई कितनी असरदार रही है? आज इसी बात को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना ने बदल दी जिंदगी की रफ्तार। कोरोना से जंग कितनी है दुश्वार। कोरोना के साथ जीने के लिए हम हैं तैयार। कोरोना वायरस ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। रोजमर्रा के हालात बहुत हद तक मुख्तलिफ हो गए हैं। दुनिया में हर शोबे पर कोरोना का असर पड़ा है। खासकर मईशत, सियासत, नफ्सियात, सेहत और तमद्दुन में इनकलाबी तब्दीलियां आई हैं। दर हकीकत कोरोना वबा ने इंसानी माशरती जिंदगी मफलूज करके रख दी है। यहां तक कि एक ही घर में रहने वाले लोग भी एक दूसरे से समाजी फासला इख्तियार करने पर मजबूर हो गए हैं। भीड़ भाड़ और इज्तिमा करना मना है और तन्हाई या अकेलापन ही जिंदगी का हिस्सा हो गया है। कोरोना वायरस की वबा ने कई ममालिक में रोजमर्रा की जिंदगी लॉकडाउन कर दी है। हमारा मुल्क भी कोरोना से शदीद मुतासिर है, जिसकी वजह से लाखों लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। मजदूर पेशा अफराद काम छोड़कर अपने अपने घरों को वापस लौटने पर मजबूर है। लॉकडाउन के बाद जो जहां था वहीं कैद होकर रह गया। मुल्क में एक के बाद एक 4 बार लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है और आने वाले दिनों में इस लॉकडाउन में मजीद इजाफा हो सकता है। सरकार और इंतजामिया हालात से निपटने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि लॉकडाउन में तमाम कारोबार ठप है और लोग अपने घरों में बैठने पर मजबूर हो गए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के मौजूदा हालात को देखकर नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन से निजात मिलेगी। खैर, सवाल यहाँ ये भी है कि क्या अब कोरोना का साथ चोली दामन का होगा? क्या अब जिंदगी कोरोना के साथ ही गुजारनी पड़ेगी? क्या समाज में लोग अब कोरोना के हिसाब से ही रोजमर्रा की जिंदगी गुजारेंगे? क्योंकि कोरोना से लड़ाई तो जारी है, लेकिन कोरोना के मुकम्मल खात्मे के लिए अभी भी कोई खातिर खाह तैयारी नहीं दिख रही है। अभी तक दुनिया कोरोना के खिलाफ बाकायदा वैक्सीन या दवा भी नहीं खोज सकी है। ऐसे में यह कहना गलत न होगा कि कोरोना के खिलाफ एहतियात से ही जंग जीती जा सकती है, क्योंकि अब तो कोरोना के साथ ही जीने का हुनर सीखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो कोरोना के मामले रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं और खासतौर से अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो यहां पर भी अब जो सिचुएशन है वो अलार्मिंग एक तरह से है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि 24 घंटे में जो मामले बढ़कर होते हैं वो तकरीबन 6000 से ज्यादा हो गए हैं। जब शुरुआत में हम देखते थे कि 100, 150 और 200 मामले एक दिन में होते थे, अब ये मामले बढ़कर तकरीबन 6000 से जायद होते हैं रोजाना की ये बात है। सवाल ये उठ रहा है कि हमारे पीएम वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने भी कहा कि अब कोरोना के साथ जीने का हुनर सीखना होगा, यानी कोरोना के साथ रहने का लाइफ स्टाइल जो है अपना एक तरह से बदलना होगा। तो सवाल ये उठ रहा है कि कोरोना के साथ जीने का आखिर मतलब क्या है? आज इसी को हम प्राइम डिबेट में समझेंगे। इसके अलावा हमारा फोकस इस बात पर भी होगा कि लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना जैसी वबा है पूरी दुनिया, और खासतौर से अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। लेकिन इस बीच भी हमने देखा कि हमारे मुल्क की जो सियासी पार्टियां हैं वो लगातार इस पर सियासी बयानबाजियां कर रही हैं, सियासत इस पर जमकर हो रही है, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि गरीब मजदूर जो तबका है वो परेशान है, उनकी परेशानी की कहीं बात नहीं हो रही है, लगातार सियासत हो रही है। क्या इस नाजुक मोड़ पर मुल्क में इस तरह की सियासत जायज है? इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और सवाल यह भी उठ रहा है कि जितनी तेजी से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में क्या लॉकडाउन का पूरा फायदा मिल रहा है? आज ही मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से
काफी फायदा हुआ है। चलिए प्राइम डिबेट की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ बहुत अहम मेहमान लगातार जुड़ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ राजीव पांडे साहब, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। इससे पहले भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ते रहे हैं कि लंबे गैप के बाद राजीव पांडे जी से आज फिर मुलाकात हो रही है। बहुत इस्तकबाल है राजीव पांडे जी न्यूज 18 उर्दू में। इनके अलावा मेरे साथ अतुल लौंडे जी हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। और मेरे साथ अरुण पांडे साहब भी मेरे साथ अभी कुछ देर में जुड़ेंगे। अभय उपाध्याय जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एडिटर आउटपुट हैं न्यूज 18 नेशनल के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और मेरे साथ अनिल कुमार जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं, दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, लगातार फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक तरह से आप निभा रहे हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल है। मैं आपको बता दें कुछ देर में हमारे साथ प्रोफेसर सैयद एहतशाम हसनैन साहब भी होंगे, जो कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के वीसी हैं और जाने माने साइंटिस्ट हैं और कोरोना को लेकर काफी काम वो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। वो भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। अरुण पांडे साहब सीनियर एडिटर हैं न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का बहुत इस्तकबाल है। मैं राजू पांडे साहब, आपसे मैं सबसे पहले शुरुआत कर लेता हूं। राजू पांडे साहब, क्योंकि कोरोना पर हमें बात करनी है और जाहिर सी बात है इस पर बहुत सियासत हो रही है, हम सियासत से हटकर बात करेंगे कि आखिर लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है। किस तरह से इससे निपटा जाए, किस तरह से इससे लड़ा जाए, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। राजू पांडे साहब, देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार की हमारी आबादी है जी, 137-38 करोड़ के हम देश हैं, और इस आबादी के अनुपात में अगर आप देखें जो हमारी जो संख्या है वो उस प्रकार से जो यूरोप के देशों में हुई या जो अमेरिका में हुई है उस हिसाब से हमारी संख्या काफी कंट्रोल्ड है। अगर आप डेथ का भी रेशियो देखें, रिकवरी रेट देखें तो करीब 42% के करीब रिकवरी रेट पहुंच गया। और सरकार की यह कोशिश होगी, जो डॉक्टरों की और जो रिसर्चर्स की यह कोशिश होगी कि इस परसेंटेज को हम किस प्रकार से ऊपर की ओर ले जाएं। जहां तक डेथ रेट है, जो पहले 3.41 से ये अब करीब 3 के नीचे आ गया है, क्या हम इस डेथ रेट को और नीचे की तरफ ले जाएं? और धीरे धीरे देखिए, जहां भी है ना कि लोगों के बीच जो जागरूकता है, लोगों के बीच जो होनी चाहिए कि हम कैसे ये फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम कैसे इस महामारी, देखिए अभी दवाई नहीं है, पूरी दुनिया को पता है कि इसकी अभी दवाई नहीं बनी है। बहुत लोग डॉक्टर्स अप्लाई करके जो दूसरी दवाइयों का मिश्रण करके इस पर इलाज कर रहे हैं वेंटिलेटर से, लेकिन कोई फिक्स दवाई नहीं है। इसके बाद भी जिस प्रकार से भारत में काम हो रहा है ये काबिल तारीफ है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इस काम के बीच बीच में जो कुछ सरकारें हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो काम तो नहीं कर रही है, जैसे मैं कुछ प्रदेशों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो काम में से ज्यादा उनके पॉलिटिक्स पर ध्यान है। एक नेता है, वो आ जाते हैं टीवी पे, कुछ करते वर्ते हैं नहीं। पिछले 15 साल से 3-4 टर्म से लोकसभा के एमपी हैं, कुछ उन्होंने नहीं किया अपने जगह पे। इस बार चुनाव भी हार गए, एक जगह से दूसरी जगह भाग गए, लेकिन हम आएंगे, हम भाषण देंगे। मेरा कहना है ये समय है, ये देश के लिए संकट का समय है, हम सब लोगों को मिलकर के काम करना है। और जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है हम जीतेंगे इसको। और जो भी इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं और आप उनको अगर रिसर्च पढ़ें तो भारत इस कोरोना महामारी के साथ जो लड़ाई चल रही है उसमें काफी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस लड़ाई को जीत लेंगे। बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ प्रोफेसर सैयद एहतशाम हसनैन साहब, वीसी हैं आप जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के। और सैयद एहतशाम हसनैन साहब को मैं बता दूं कि किसी तारुफ के आप मोहताज नहीं हैं, और कोरोना के वक्त आप काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और आपका काम चल रहा है इसी के ऊपर। सैयद एहतशाम हसनैन साहब, आपका सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं अतुल सर आपके पास आना चाहूंगा। अतुल जी, जो बात राजीव पांडे साहब कह रहे थे कि कुछ ऐसी सियासी पार्टियां, हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, ढके छुपे उन्होंने बात की, लेकिन किसके बारे में वो बात कर रहे थे शायद आप समझ गए होंगे कि सियासत तो हो रही है इस मुश्किल घड़ी में भी। जो अपोजिशन है और खासतौर से जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया, उनके बारे में राजीव पांडे ने कहा कि सियासत कर रहे हैं, काम करने का वक्त है लेकिन सियासत की जा रही है।
ऐसा है कि राजीव पांडे जी जिस संस्कृति से आते हैं, उनके पार्टी की जो संस्कृति है, उन्होंने वैसे बात की है, लेकिन मैं सीधी सीधी बात करूंगा, आड़ा पीछे कुछ रख के बात नहीं करूंगा, जो बात है सीधी बात करूंगा। देखिए, राहुल गांधी जी जो है, उन्होंने फरवरी के दूसरे हफ्ते में ही 12 फरवरी को कह दिया था कि हम लोग बहुत बड़ी समस्या को, बहुत कठिन गंभीर समस्या को आगे जाने वाले हैं। दूसरा, उन्होंने आगाह किया था सरकार को कि बहुत बड़ी सुनामी, आर्थिक सुनामी जो है वो इस देश में आने वाली है, और उन्होंने ये भी सजेशन दिया था कि न्याय योजना के तहत जो है वो हमें गरीबों के पीछे, मजलूम मजदूरों के पीछे, राष्ट्र निर्माताओं के पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। अगर इसे ये कहते हैं कि उन्हें कुछ करना नहीं आता है, तो मुझे पता नहीं कि दुनिया में अबू साहब की एक सकारात्मक विरोधी विपक्षी नेता कैसा होता है, पता नहीं। उनके जैसा जो हमारे महाराष्ट्र में जिस तरह से शोर शराबा शुरू है, सरकार अस्थिर करना, सरकार गिराने की कोशिश शुरू है, वैसा विपक्षी नेता अगर वो चाहते होंगे तो वो उनको मुबारक हो। हम इस बार में सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार को हम बार बार सुझाव दे रहे हैं। सरकार के साथ कोई सियासत अगर हो रही है ऐसा उन्हें लगता होगा तो उनकी गलत बात है। अगर उनको राहुल जी की बात सुनी नहीं तो उन्होंने रघुराम राजन जी के साथ बात की, उन्होंने सजेशन दिए, अभिजीत बैनर्जी के साथ में बात की उन्होंने, उसके बाद में आज स्वास्थ्यकर्मी जो है उनके साथ बात की, और सरकार के सामने इस गंभीर संकट को बार बार चेतावनी सरकार को देने की कोशिश की। और ये कोशिश करते समय ये समझ जो है, ये समझदारी जो है विपक्ष नेता के तौर पर उन्होंने वो कायम रखी कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और इस वक्त जनता के पीछे खड़े रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक तरफ अमेरिका पैकेज देती है जो $75,000 के नीचे जिनका इनकम है उन्हें $1,200 का सपोर्ट हो जाता है, जिनके पास कूपन से उनको 1.5 गुना ज्यादा पैसा मिल जाता है। और हम यहाँ क्या करते हैं, तो एक जुमला पैकेज लेकर आते हैं 20 लाख करोड़ का, जिसमें किसी को फायदा होने वाला नहीं है, हम कर्जा देते हैं। इन्हीं के मंत्री जो है नितिन जी गडकरी हमारे नागपुर से है, वो MSME मिनिस्टर है, मंझोले और छोटे उद्योगों के मंत्री है, वो कहते हैं कि 5 लाख करोड़ हमने अब तक मंझोले और छोटे उद्योगों को दिए नहीं है। अगर ये सलाह देना गलत है, अगर ये सलाह देना गुनाह है, और ये सलाह देना अगर ना समझी है, तो ये गुनाह बार बार करेंगे हम, ये नासमझी बार बार करेंगे, क्योंकि देश हमारे लिए पहले है। देश में जो मजदूर घूम रहे, जो मजलूम है, वो हमारे लिए पहले है। आज एक बिहार का चित्र मैं बताना चाहूंगा हमारे मित्र राजीव पांडे जी को, शायद वो सुनकर अगर उनका मन द्रवित हो जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। एक 2 साल की 3 साल की बच्ची, उसकी मां गुजर गई है भूखमरी से, गर्मी से, और इतना देर इंतजार करने से। वो बच्ची उसकी चद्दर ओढ़ने की कोशिश करिए ताकि मेरी मां जग जाए, इसके बाद भी इनका मन द्रवित नहीं होता होगा तो क्या कहेंगे। एक मध्य प्रदेश में एक लेडी है, एक महिला है, जिसकी डिलीवरी होती है, उसके बाद डिलीवरी की इमीडिएट बात हो 150 किलोमीटर चल के जाती है। उसके बाद भी इनकी अगर 40 ट्रेनें, हमारे पीयूष गोयल जी, इनकी 40 ट्रेनें अगर भटकती है, अपने गंतव्य स्थान से भटकती है, अपने मंजिल से भटकती है, तो ये दुनिया का 30 नहीं तो कांग्रेस अपने दम पर काम क्यों कर रही है। राहुल गांधी निकलकर ये बयान क्यों नहीं दे रहे कि हम पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। राजीव जी, इस मुश्किल घड़ी में हम पीएम मोदी के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी ये बयान क्यों नहीं देते। मुझे जवाब देने दीजिए जरा। अब मुझे 30 सेकंड चाहिए मुझे। अब मुझे राजीव जी जब अपनी बात आती है तो पिछड़ा तो आप ताने कसते हो, और सकारात्मक सुझाव देने के बाद आपके पास कोई तर्क नहीं रहता है, तो आप राजू पांडे सीधा और क्या रहेगा। ठीक है अतुल जी, राजू पांडे जी 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, जल्दी जवाब दे दीजिए, फिर एहतशाम साहब के पास में जाऊंगा जी। बस अतुल जी, मेरा यह कहना है कि अतुल जी ने कहा कि राहुल गांधी जी सरकार का समर्थन दे रहे। भाई, जहां आप पार्टी सरकार में हो वहां के लिए तो आपके स्टेटमेंट ये है कि महाराष्ट्र की सरकार में हमारा कोई रोल नहीं है, इनके 12 मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं यहां पर हम डिसीजन मेकिंग में नहीं है। देखिए, जहां तक आप जो कुछ घटनाओं के जैसे पटना की घटना या भाई, इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा, सारी इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। सरकार इसमें पूरी कोशिश कर रही है। बाद में राहुल गांधी जी, मैं राहुल गांधी पर डिबेट नहीं है, राहुल गांधी पे डिबेट नहीं है। नहीं ठीक है, बात हो गई। मैं अतुल से बाद में मौका दूंगा, क्योंकि मैं जल्दी सारे जितने पहले से सारे सब लोग वेट जाएगा और ये आरोप सारे नहीं ठीक है, सारे लोग वेट कर रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा, आपकी बात बाद में रख लीजिए, बाद में रख लीजिए, सारे लोग वेट कर रहे हैं। मेरे साथ अरुण पांडे साहब भी जुड़ चुके हैं, सीनियर एडिटर है न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के। अरुण पांडे साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में, और शायद अनिल कुमार जो सीनियर हमारे रिपोर्टर हैं दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं सैयद एहतशाम हसनैन साहब, सर आपके पास आना चाहूंगा। कुछ दिन पहले सर आपसे खास मुलाकात में जो चर्चा हुई थी और बातचीत हुई थी, और आपने बिल्कुल सही कहा था कि अब ये कोरोना कब जाएगा इसके बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता है।
इसमें कोई पेशेंट गोई नहीं की जा सकती, और वो बिल्कुल सच हो रहा है। और आज हमारे पीएम साहब या सारे लोग जो माहिरीन है वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि अब कोरोना के साथ रहने वाली लाइफ स्टाइल एक तरह से बनानी होगी। सर, अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कोरोना के साथ जीने का मतलब इसे किस तरह से समझा जाए? आप सवाल फिर से दोहराएंगे? आपने क्या कहा कोरोना के साथ जीने का मतलब क्या मतलब है इसका कि कोरोना के साथ जीना? कोरोना के साथ जीना, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आपने मुझे यहाँ बुलाया इस मंच पर। कोरोना के साथ जीने का मतलब यह है कि कोरोना वायरस ये शायद दुनिया का वाहिद वायरस है जी, जिससे पूरी दुनिया को यूनाइट कर दिया है। वो हम लोग अपने इंडियन कल्चर में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज अ फैमिली। ये सही मानों में ये कोई इसमें रिलीजन नहीं आती, कोई सियासत नहीं आती, कोई पार्टी को नहीं देखता, किसी का रंग नहीं देखता, ये सिर्फ देखता है कि ये आदमी है या नहीं है, ये ह्यूमन रेस है या नहीं है। अभी तक जो कोरोना वायरस जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, ये सबसे खतरनाक वायरस आज की दुनिया में अगर कोई वायरस हुआ है तो ये कोरोना वायरस हुआ है। खतरनाक इसलिए है कि इसकी कई चीजें जो उभर के आ रही हैं, खसूसियत जिसकी आ रही हैं, ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ ये करता है, वो नहीं करता, वो करता है, ये नहीं करता। हर दिन नई नई मालूमात इसके बारे में हमें उभर के आ रही हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि क्या क्या कर सकता है। तो सवाल ये है कि इससे कैसे हम बच सकते हैं। बचना उतना आसान भी नहीं है। अगर आप अपने आप को बिल्कुल घर में बंद करके रखें तभी कोई जरूरी नहीं है कि आप बच जाएंगे। अब तो हम कहते हैं लोग कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो आप तो किसी न किसी से तो मिलेंगे ही। आप अपने दूध वाले से मिलेंगे, पेपर वाले से मिलेंगे, बाहर में जो फल देता है उससे मिलेंगे, क्या पता उसमें से किसी एक को कोरोना हो, तो उसके वजह से भी आप इन्फेक्ट हो जाते हैं। और सबसे जो खराब चीज इस बीमारी से है कि जिन लोगों को कोरोना होता है तो शुरू के चंद दिन में, जब कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो शुरू के चंद दिन में वो इतना ज्यादा इन्फेक्शियस होते हैं कि जो आपके साथ बात कर रहे हैं 1 मीटर की दूरी से कम पर है तो आप इन्फेक्ट कर देंगे और आपको लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, इसको कोई बीमारी तो है नहीं। हालांकि उसकी बीमारी अब ग्रेजुएट करने वाली है इनटू अ फुल फ्लेजेड डिजीज। तो ये नौबत आ गई है कि जब हम लोगों को कोरोना के साथ रहना है। कोरोना के साथ रहने से मुराद ये है कि हम लोग कोरोना से बच नहीं सकते, अपने को बचा सकते हैं टू द एक्सटेंट पॉसिबल, कुछ परहेज कर सकते हैं, कुछ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पर वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी से मुराद ये है आप कोई और बीमारी के भी शिकार हैं, आपको हाइपरटेंशन है, आपको डायबिटीज है, आप ओबीज हैं, आपको ब्लड कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, उन हालात में कोरोना के असर ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ज्यादातर लोग जो कोरोना के शिकार हो रहे हैं वो कोमॉर्बिडिटीज वाले तादाद के लोग हैं। जो बिल्कुल क्या किया जाए, तो हम बस परहेज कर सकते हैं। और अगर आप भगवान पर, अल्लाह पर विश्वास करते हैं तो उनसे प्रार्थना करें, दुआ करें कि हमें इससे बचाए रखें। इसके ये जाने वाली बीमारी नहीं है, ये मान लेके चलिए आप। ये अगले चंद महीने क्या बल्कि अगले साल तक भी शायद नहीं जा सकती। अच्छे यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड ने, कैम्ब्रिज ने डिक्लेयर कर दिया आज के डेट में कि अगले साल हमारे यहाँ क्लासेस नहीं होंगे, सारे क्लासेस ऑनलाइन होंगे। क्यों किया? वो इसलिए कि क्लासेस होने से लोग आके मिलेंगे, बैठेंगे, तो डिजीज का जो शुरू का एक्टिव फेज था वो तो निकल गया। ये जो हाइपर फेज अब आने वाला है वो उस पर हमें कंट्रोल होना चाहिए। हिंदुस्तान में आप लोग, मैं सुन रहा था आप लोग की बातें, हिंदुस्तान में सच्ची बात यह है कि नंबर ऑफ केसेस बहुत कम है और इसका काफी कुछ की वजह है जो लॉकडाउन हुआ है, उसके वजह से नंबर ऑफ केसेस जो कम्युनिटी लेवल जो कम्युनिटी लेवल वायरस फैल रहा है वो कम हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद जो हम लोगों ने ओपन अप किया है, और सवाल, और ये भी सच्चाई है, हम लोगों की को देखें कि भाई कितने लोग इससे बच सकते हैं, या हम अपने माशरे को देखें, अपनी इकोनॉमी को देखें। फाइनली दुनिया के सियासतदानों ने ये फैसला किया है, पता नहीं सही है या गलत है, कि अगर हम अपनी पॉपुलेशन का 1% लोगों को त्याग दे देते हैं, बलिदान दे देते हैं और इकोनॉमी को बचा लेते हैं, तो शायद ये बेहतर होगा निस्बतन इसके कि हम पूरे लोगों को बचाने की कोशिश करें। तो आई थिंक essentially you have to look at the numbers who die, numbers who will die। आज के डेट में अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके यहाँ 100,000, 1 लाख लोग मर चुके होंगे।
आज के डेट में 1 लाख लोग वहां ऑलरेडी कोरोना से मर चुके हैं, और ये फिगर एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये फिगर और भी बढ़ेगी जब लोग देखेंगे कि नॉर्मल टाइम में डेथ कितना होता है और कोरोना के टाइम में तब पता लगे ये फिगर से कहीं ज्यादा है। अमेरिका तो है ही है, जो जिन जिन मुल्कों ने शुरू में कोरोना को डिसमिस कर दिया, हमारा मुल्क उसमें नहीं है। हमारा मुल्क में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सही फैसला लिया। इसकी टाइमिंग शायद डिस्कस की जा सकती है, डिबेट किया जा सकता है, लेकिन लॉकडाउन करना फैसला सही था। कब करना था कब नहीं करना था उस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन लॉकडाउन करने से जो हमने इनिशियल जो कम्युनिटी स्प्रेड था वो रोक दिया। लेकिन अब जो लॉकडाउन पर रिलैक्सेशन हो रहा है, मुझे डर इसी बात का है, बहुत तेजी के साथ ये फिर से दोबारा आएगा। और लोगों ने कहा था, मैंने आज से 3 महीने पहले हैदराबाद में एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि लोगों ने पूछा कि अब तो समर आ जाएगा तो ये वायरस किल हो जाएगा। मैंने कहा गलत है। जहां तक मैंने इस वायरस को स्टडी किया है, समर से कोई मतलब नहीं है। आज देखिए दिल्ली में 46 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी ये वायरस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये वायरस ऐसा बना है, ऐसा इवॉल्व होकर के आया, किसने बनाया है कह नहीं सकते, लेकिन शायद वो कंट्रोवर्शियल भी है। लेकिन ये वायरस ये बिल्कुल ह्यूमन सेल्स को बड़े नजदीक से देखा है, यानी खतरा जो है लगातार एक तरह से बरकरार है, और इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि कब ये खत्म होगा या मुकम्मल इसका खात्मा कब होगा। बड़ी अच्छी बात है सर आपने बताई। मैं अरुण पांडे साहब आपके पास आना चाहूंगा। अरुण पांडे जी, जाहिर सी बात है जिस तरह से एहतशाम हसनैन साहब बता रहे थे, खतरा बहुत बड़ा है। क्या आपको लगता है कि इतनी संजीदगी से हिंदुस्तान के लोगों ने या हम लोगों ने इसे लिया? क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि लोग उतने संजीदा नहीं है, जितना बड़ा खतरा है तैयारी उतनी नहीं है। नहीं, भारत के लोगों ने, बहुत कम लोगों ने संजीदा लिया है। और अभी भी हम लोग देखते हैं कि अब जैसे दिल्ली में थोड़ा रिलैक्सेशन मिला, दिल्ली में जरा सी छूट मिली और वापस ट्रैफिक जैम शुरू हो गए हैं, लोग निकलने लगे हैं। असल में लोग अभी भी इस चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादा लोगों को लगता है कि उन्हें हाथ साफ कर लिए हैं तो दिन में 1 बार 2 बार हाथ साफ करना ही सफिशिएंट है। वो इस चीज को, उनका जो सेंसिटिविटी है वो ये नहीं समझ रहे हैं कि आपके बातचीत करने से ये फैल रहा है या किसी भी तरह कांटेक्ट में आने से फैल रहा है, रीलिंग में हाथ रख देने से चला जा रहा है। लोग ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं। और अब क्या हो रहा है कि लोग अलग अलग तरीके से, किसी ने कहा हम रेजिस्टेंस पावर ही डेवलप कर लेते हैं, किसी ने कहा हम तो काढ़ा पी रहे हैं। तो वो एक जो प्रॉब्लम हुई ना कि बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। कुछ लोग होम्योपैथ की दवाई खा रहे हैं और सब लोग अपने अपने हिसाब से। और लोगों के साथ दिक्कत क्या हो रही है कि वो लोग ये जो देख रहे हैं ना कि इसमें देखिए, इसमें तो ज्यादातर लोग बच जा रहे हैं, वो ये वाली चीज नहीं वो कर रहे हैं कि एक एक्टिव केस जो कि मान लीजिए वो मजबूत है, यंग है, हो सकता है कि उस पर कोई असर ना हो, लेकिन वो आदमी किसी बुजुर्ग को, किसी दूसरी बीमारी वाले को इन्फेक्ट कर सकता है। जी। तो एक ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि लोग इस बारे में नहीं सोच रहे हैं, और ये सबसे सीरियस चीज होने वाली है, क्योंकि लोग ये सोच ही नहीं रहे हैं कि आप तो ठीक है, केवल आपका बचना जरूरी नहीं है, आप तो बच ही जाएंगे यदि आपकी मजबूत है बॉडी, लेकिन आप जो दूसरों को फैलाएंगे, आप किसी बुजुर्ग को, आप घर में ही किसी को फैला देते हैं, किसी डायबिटिक पर्सन को फैला देते हैं, तो कितनी बड़ी क्राइसिस होगी, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या। जो बात अरुण पांडे साहब कह रहे हैं कि जितना बड़ा ये खतरा है उस तरह से बिल्कुल हम लोगों ने नहीं लिया। क्या आपको लगता है कमी कहां रह गई? अवेयरनेस में कमी रह गई, सरकार की तरफ से कोई कमी रह गई कि लोगों तक? लेकिन मैं तो लगातार देख रहा हूं कि सरकार तो काम कर रही जितना हो पा रहा है उससे। जाहिर सी बात है, सरकार आपके लिए कुछ सुविधाएं मुहैया करवा सकती है। सरकार ने लॉकडाउन किया, ये उसके इख्तियार में था, वो उसने किया। आपके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी की जा सकती हैं, बीमारी पर हॉस्पिटल्स में बेड रखे जा सकते हैं, लेकिन बीमारी से बचने का काम तो हमें खुद ही करना होगा। अरुण जी भी बता रहे हैं और हमने देखा भी है, हमने न्यूज नेटवर्क 18 की तरफ से कोरोना इंफॉर्मेशन सेंटर भी हमने रखा था और उसमें काफी उसमें बातचीत हुई, लोगों को जागरूकता भी दी गई। दरअसल हो क्या रहा है कि लोग बाहर जा रहे हैं और जब घर में आ जा रहे हैं तो उनको लगता है कि हम लोग बच के आ गए। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई विजिबल थ्रेट नहीं है, कि अगर हमारे ऊपर कोई चीज गिरती नहीं है, हम किसी से टकराते नहीं है, कहीं हमें चोट नहीं लगती है, तो इन्फेक्शन मेरे अंदर नहीं पहुंचा है। तो ये जो तरीका है एक जगह से दूसरी जगह इस वायरस के पहुंचने का, वो एक कोई विजिबल नहीं है किसी के सामने। और अभी जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस बढ़ रहे हैं हमारे सामने, तो इसकी वजह से लोग इस गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं
और खतरे को बुलावा दे रहे हैं। जी मैं अनिल बहुत छोटा सा एक आपसे सवाल का जवाब लूंगा क्योंकि ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो आपसे तफसील से बात करेंगे। अनिल, सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही क्योंकि अब लॉकडाउन जो 4 है उसके भी खत्म होने का टाइम करीब है और कहा जा रहा है कि अब सरकार लॉकडाउन 5 के बारे में सोच रही है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अनिल? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लॉकडाउन 5 होगा वो फिर से एक नए तरीके का, नए रंग रूप का होगा। जिस तरह से जो सूत्र हमें बता रहे वो ये बता रहे कि जैसे जो 70% इस तरह के कोरोना संक्रमित के मामले बड़े शहरों में देखने को मिले हैं, खासकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, इंदौर, सूरत, इस तरह के जो शहर हैं, 11 शहर हैं, उनको चिन्हित किया गया है जहां सबसे ज्यादा संक्रमित के मामले देखने को मिल रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं, चाहे वो शहर वाइज हो या सिटी वाइज हो या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज, इस तरह के एक छूट दे सकती है। और दूसरी तरफ जहां तक बात है इसके साथ जीने की, जिसके साथ कोरोना के साथ ही लाइफ जीने की, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों को जिस तरह से हमने देखा लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और अब जब हम लॉकडाउन 4 चल रहे हैं जो 31 मई तक है, जब लॉकडाउन 5 की भी अगर घोषणा होती है तो उसमें भी कई राहतें देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरह से हमने अनिल, चाहे वो ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद आएंगे तो आपसे इस पर हम और चर्चा करेंगे। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कोरोना के साथ जीने के लिए हम तैयार कितनी हमारी तैयारी, इस पर हम और बात करेंगे। एहतशाम हसनैन साहब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। ऑर्चर्ड में हमें स्केब आती है, अल्टरनेरिया आता है, पिन स्केब आती है। जो मेरीवान है वो हमने इस साल बहुत अच्छी तरह यूज किया। पीनट स्टेज में उसका इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरीवान की वजह से 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो प्राइम डिबेट में हम बात कर रहे हैं कि कोरोना ने दुनिया के तकरीबन हर शोबे को मुतासिर किया है और जिंदगी की जो एक रफ्तार थी वो एक तरह से कोरोना के आने के बाद थम सी गई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतने दिनों में आखिर हमने सबक क्या लिया? क्या हम कोरोना से आगे लड़ने के लिए तैयार हैं या कोरोना के साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हैं? इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ लगातार डिबेट में जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद एहतशाम हसनैन साहब, सर आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। सर, बड़ी अच्छी बात आपने कही थी और कई बार ये बात आप कह चुके हैं इससे पहले कि अब कोरोना इतनी आसानी से जाने वाला नहीं, बल्कि इसके लिए अब हम ही को तैयार रहना होगा कि हम आखिर किस तरह से इसके साथ जिएं। सर, मेरा सवाल सीधा सीधा ये कि अभी तक की कोरोना की जो लड़ाई, खासतौर से हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, कहां पे आप हिंदुस्तान को खड़ा पाते हैं? क्या वाकई में जो हमारी तैयारी है उसे कहां पर आप पाते हैं? क्योंकि साल 1918 की सर बात करें, जब स्पेनिश फ्लू आया था, तो उससे भी जाते जाते तकरीबन 1.5-2 साल लग गए थे, करोड़ों लोग उसमें भी मारे गए थे। तो तैयारी आपको कहां पर लग रही है कि कितने तैयार हैं इससे आगे लड़ने के लिए हम लोग? बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे डर इसी बात का है कि शायद हम लोग तैयार नहीं हैं। अभी तक हम लोग कोरोना को इस नजरिए से नहीं देख रहे हैं कि ये हमारे साथ रह सकता है और हमारे लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। वो जो और भी बड़ी खतरनाक बात यह है कि लोग अमेरिका में और जर्मनी में और जगहों पर, जापान में वैक्सीन बना रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो एक कोरोना वायरस को इंडिया का जो आइसोलेट है उसकी जो सीक्वेंसिंग करके देखा, हम लोगों ने गौर किया तो पता लगा कि जिसको आप वैक्सीन के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो तो हमारे यहाँ म्यूटेट किया हुआ, मतलब बदला हुआ है। तो वो वैक्सीन काफी कुछ उम्मीद है कि हमारे यहाँ काम नहीं आएगी। इससे एक चीज और उभर के आती है कि वैक्सीन अगर कहीं बाहर में बन भी गई तो बहुत ज्यादा मुमकिन है कि वो वैक्सीन इंडिया में कामयाब नहीं होगी। जहां तक दवाओं का सवाल है, अभी तक तो लोग 3-4 दवाओं का एक कॉकटेल दे रहे हैं, लेकिन सिंपल सी चीज अभी मुश्किल ये है कोरोना के साथ के बारे में कि ये पूरी तरह से वाज़ेह कर ही नहीं पा रहा है कि ये क्या क्या बीमारी कर सकता है। शुरू में समझा गया कि लंग्स को ये कर देता है, खराब कर देता है। अब पता लगा नहीं, लंग्स नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक आपके टोस तक को भी ये असर करता है। तो ये सवाल ये कि कोरोना वायरस ये ऐसा खतरनाक वायरस है कि इसने पूरी तरह से अपने आप को भी उजागर नहीं किया कि हम हैं कौन। अगर आपको दुश्मन के बारे में पूरा पता लग जाए तो आप दुश्मन से लड़ सकते हैं, और जिस रफ्तार से इसके बारे में हमें पता लग रहा है उस रफ्तार से शायद हमें महीनों लग जाएंगे इस वायरस को समझने में। और तो यकीनन द ओनली ओपिनियन, द ओनली कोर्स दैट वी हैव कि हम लोग अपने आप को बचाए रखें। और मुझे डर इसी बात का है कि जो सेकंड वेव, जैसे आपने बहुत सही एग्जांपल दिया स्पेनिश फ्लू का, 110 साल पहले आया था तकरीबन, उस फ्लू में भी शुरू में कुछ लोग मरे, कुछ लोग से मुराद है काफी लाखों लोग मरे, लेकिन 1 साल के बाद दोबारा जब आया वो तो उसमें तो बहुत ज्यादा लोग मरे। तो मुझे डर इसी बात का है कि कहीं यही दोबारा ना दोहरा दिया जाए। बिल्कुल राजू पांडे साहब, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो अटैक करती है वो सरकार की तैयारियों को लेकर, और जाहिर सी बात है कि अपोजिशन है तो अपोजिशन का काम तो यही होता है कि सरकार को आईना दिखाए। अब सवाल ये उठ रहा है कि तैयारियों की बात हो रही, जिस पर हसनैन साहब ने कहा कि बिल्कुल डर इसी बात का कि हमारी उस हिसाब की तैयारी नहीं है, जितना बड़ा खतरा है तैयारी उस हिसाब की नहीं है। राजू पांडे साहब, नहीं देखिए हसनैन साहब के मैं सारी बातों से सहमति है मेरी। जहां तक तैयारी की बात है तो देखिए रातों रात तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार
नहीं हो सकता, हॉस्पिटल नहीं, जो हमारे पास आज स्थिति है, जो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स है और पब्लिक सेक्टर जो हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, इनके साथ मिलकर के हमको इससे लड़ना पड़ेगा। ठीक। लेकिन क्या हो रहा है, अगर आप मुझसे पूछें, जैसे कि मुझे मुंबई के बारे में पता है कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद करके चले गए, सरकार उनको कुछ नहीं कह रही कि आप आइए भाई, क्योंकि कोरोना के साथ जो और बीमारियां हैं जी, लोग उस बीमारियों के भी दवाई नहीं मिलने के कारण से, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होने के कारण से डेथ्स हो रहे हैं। हसनैन साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं इस विषय पे। लेकिन जहां तक तैयारी की बात है, तो ये जो लॉकडाउन शुरू किया गया कि कैसे इन्फेक्शन को रोकें, और ये जो समय मिला है हमें 2 महीने का, क्योंकि जिस समय लॉकडाउन हुआ उस समय कहा जा रहा था कि इंडिया में एक्सप्लोड हो जाएगा मई के फर्स्ट वीक में। आज हम मई के लास्ट वीक में, मई ऑलमोस्ट खत्म होने पर है। अब बात हो रही है कि जून के लास्ट वीक में एक्सप्लोड करेगा या जुलाई तक जाकर लेकिन आप देखिए ना कि दो बात कहां चला गया, तादाद कहां चली गई। राजू पांडे साहब, आप क्यों भूल रहे हैं? शुरुआत जहां 100-200 से हुई थी, आज हम 6000 के पार हैं 24 घंटे में। बिल्कुल, एक दिन में 6000 से ज्यादा केसेस आए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब जो इसका जो है ना, देखिए, अब मैं इस पर बहुत सारी बातें भी नहीं, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है कि आप इसके पीछे जाकर के देखेंगे कि जब लॉकडाउन एकदम टाइट लॉकडाउन था तो बहुत लोगों ने कहा अरे इनको लॉकडाउन करने की क्या जरूरत थी। जब धीरे धीरे इसको खोला गया तो कुछ लोग कहने लगे लॉकडाउन खोलने की अब क्या जरूरत है, आप इसको ब्लॉक करिए। देखिए, ये क्या है कि सरकार दोनों तरफ से कोशिश कर रही है। पहले लॉकडाउन, आज सभी लोगों को, चाहे व्यक्तिगत तौर पर से लेकर के हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल, सबके साथ हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करके इसको आगे रोकना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि पहले थी, तो पहले रिकवरी रेट भी कम था, डेथ रेट भी ज्यादा था, तो अब सभी चीजों को देखेंगे तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। और जो मेडिकल फैसिलिटीज की जो इंप्रूवमेंट की बात है, वो रातों रात तो हो नहीं सकता, रातों रात हॉस्पिटल नहीं बन सकता, लेकिन जो है उसका बेस्ट उपयोग हो। जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसका बेस्ट उपयोग हो सरकारी हॉस्पिटल के साथ, क्योंकि अभी भी सब लोगों को तो वेंटिलेटर की जरूरत है नहीं, सब लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है। तो जो सरकार जितना अच्छा काम कर रही है उस हिसाब से क्वारंटीन की फैसिलिटी है, उस हिसाब से वहां पर संख्या का इंक्रीमेंट हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। आप किसी भी सरकार को देख लें, जैसे केरला ने बहुत अच्छा काम किया, वो बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं केरला ने किया, कर्नाटका ने बहुत अच्छा काम किया, गोवा ने ऑलमोस्ट नील कर दिया, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी सरकारें हैं, बहुत सारे स्टेट्स में है। अब क्या है, जो जिस तरीके से शुरू हुआ कि मुंबई, दिल्ली, सूरत, यहां से लोग गए हैं, तो ये जो सेकेंड वेव जिसकी बात कर रहे थे हसनैन साहब, जो वीसी साहब है जामिया हमदर्द के, कि इस समय जो है यह सबसे इंपॉर्टेंट समय है, और इस समय में इंडिविजुअली हम अगर अपने आप को इस लड़ाई में इन्वॉल्व करें कि हमारी कोई गलती ना हो, और साथ में अगर जितनी भी हमारी फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल करें, तो मुझे लग रहा है कि हमारी जो लड़ाई है वो सही रास्ते पर, और हम इस लड़ाई से कोरोना को दूर अरुण पांडे साहब शायद जाने वाले हैं सर, तो मैं उनसे एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद मैं अतुल साहब आपके पास आऊंगा। मैं अरुण पांडे साहब, 2-3 चीजें हैं। अपोजिशन लगातार सवाल ये उठा रहा है कि लॉकडाउन जिस वक्त जरूरत थी ठीक है उस वक्त लगा, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन में अब नरमी दी जा रही है तो अब केसेस बढ़ रहे हैं, और ये नरमी आखिर इसके माने क्या है। और दूसरा मेरा सवाल अरुण पांडे साहब ये भी है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल एक तरह से खोल दी है इस कोरोना वायरस ने, कि कहां पर कितने तैयार मेडिकल के हिसाब से थे, इसकी भी एक तरह से पोल खोली है कोरोना ने। नहीं, मेडिकल की पोल तो कोरोना नहीं खोली है, मेडिकल की पोल तो बहुत पहले से भारत में खुली हुई है। मेडिकल वाले में तो शुरू से ये कहा जा रहा था ना कि हम लोगों को संख्या इसकी सीमित रखनी है, वरना ये एक बार ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी तो हम उसके लिए तैयार ही नहीं, मेडिकली तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो पहले उसमें आप देखिए कि पहले जब कोरोना के पेशेंट आए तो उनकी अच्छे से केयर इसलिए हुई कि तब तक हम लोग उस कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए तैयार थे। सेकेंड में अब क्या हुआ है कि आपके पास डबल ट्रेजेडी हो रही है, एक तो मरीज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, दूसरा जो मेडिकल स्टाफ है जी, डॉक्टर भी उससे प्रभावित हुए हैं, तो क्वारंटाइन हुए हैं, नर्स उससे रिलेटेड स्टाफ है, तो बहुत सारी चीज हुई है कि आपके पास डॉक्टर और दूसरा स्टाफ कम हो रहा है, जगह पहले ही कम हो रही है और मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली इसमें पोल तो खुलनी ही थी, क्योंकि उसके लिए तो हम लोग कभी तैयार थे ही नहीं मेडिकल के लिहाज से।
दूसरा जो आप कह रहे हैं कि ये देखिए, ये तो हमेशा ये फैसला लेना, तो जब भी आप फैसला लेंगे कि क्या खोलना सही समय था या नहीं था, आप ये बताइए कि इतने लंबे समय के हिसाब से इकोनॉमी के लिए तो बहुत भयंकर वो है ना। अब आप ज्यादा रोकेंगे तो उसमें हो सकता है लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना से जो होगा सो होगा, उससे ज्यादा तो ये हो जाएगा कि इकोनॉमी खराब होने की वजह से बहुत सारे लोग इतने तंगहाल, इतने बुरी स्थिति में हो जाएंगे कि उससे ज्यादा उनको नुकसान होगा। बिल्कुल। तो अब तो सरकार को यह फैसला करना ही था। इस पे जैसे इस पे हमेशा डिबेट हो सकती है कि लॉकडाउन पहले करना था या बाद में किया, वो टाइमिंग, उसी तरह लॉकडाउन खोलने वाली टाइमिंग में हमेशा डिबेट हो सकती है। लेकिन उसका जो नुकसान है, मेरे ख्याल से अब लॉकडाउन आपको खोलना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि इंडेफिनिट नहीं चल सकता लॉकडाउन। सही। और हसनैन जी कह रहे हैं कि चूंकि ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, तो आप ये नहीं कर सकते कि 1 साल तक पूरे देश में लॉकडाउन रहे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अब कई महाजों पर एक साथ लड़ना है, क्योंकि लॉकडाउन को हम बिल्कुल आगे भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते और सख्ती नहीं कर सकते, और इसके अलावा कोरोना से हमें बच के भी रहना है और एहतियात भी इस पे करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण पांडे साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अतुल लौंडे साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो राजू पांडे साहब ने जो बातें कही थी उसी पर आपका रिएक्शन लूंगा। अतुल जी, क्योंकि हमेशा हम लोग सियासत तो करते हैं और सियासी तौर पर एक दूसरे से, सरकार से जो अपोजिशन है वो लड़ता रहता है, कोई भी सरकार रहे और कोई भी अपोजिशन रहे, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में क्या कांग्रेस को या जो अपोजिशन है, क्या उसको सरकार के शाना बशाना खड़ा नहीं होना चाहिए था? नहीं, ऐसा है अबू भाई, आप एक ध्यान में रखिए कि पहले से आगाह करना, सरकार को सूचित करना, ये एक संजीदगी का उदाहरण जो है वो राहुल जी ने दिया है ना जी। अभी फरवरी में बताने के बाद 30 जनवरी को केरल में पहला केस आया। केरल में 23 जनवरी से ही उन्होंने सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। सारे एहतियात बरतने के लिए सुझाव देने के बाद भी हमें सुझाव लेना नहीं है, तो उसके लिए कांग्रेस क्या कर सकता है? कांग्रेस ने अपनी ईमानदारी से जो मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि देश अभी संकट में है, तो वो काम किया है। अभी मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मुझे इस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। पहले गलती की हमने कि लॉकडाउन करते समय केवल 4 घंटे का समय दिया। अगर 10 घंटे का समय देते, क्योंकि 1918 के स्पेनिश फ्लू का हमारे सामने उदाहरण था। मेसोपोटामिया से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करके जो जहाज आया था, उसमें जो लोग आए थे, उसने बम्बे से लेकर फिर बाद में मेरठ, दिल्ली, कोलकाता जो है उसको जो संसर्ग था उसको फैलाया था। ये उदाहरण हमारे पास में था। जब 500 से कम केसेस थी और उसी वक्त अगर 8-10 दिन का समय दे देते और मजदूरों को आगाह कर देते, तो मजदूर अपने घर पहुंच जाते। वो न करने की वजह से बहुत सारी तकलीफ जो है इन मजलूम गरीब जो राष्ट्र निर्माता लोग हैं, हमारे श्रमिक लोग, उनको तो सहन करना पड़ रहा है। ये दुख जो है हम देख रहे हैं, ये बात और हो गई। लेकिन इस लॉकडाउन के दरमियान जो सारे पावर, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, मेडिसिन के, हेल्थ इक्विपमेंट्स के, तो हेल्थ इक्विपमेंट को पूरा सेंट्रलाइज किया गया था। सारी परचेसिंग जो पावर जो है वो केंद्र के पास रखी गई थी, राज्यों को इससे महरूम रखा गया, पहली बात। दूसरी बात, जो जोन्स है, रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, इसके अधिकार, क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटी हमारे देश में है, उसको मद्देनजर जो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए था वो चौथे लॉकडाउन में आकर हमें देखना पड़ा। अब ये जो लॉकडाउन, 4 लॉकडाउन का जो समय गया है, उसमें लोगों को पहुंचाना और पहुंचाने के क्वारंटीन करने की जो फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी के बारे में जो सोचना चाहिए था वो सोचा नहीं गया। नहीं, आज भी सरकार के सामने देखिए बहुत से चैलेंजेस होते हैं, और कोरोना जैसा ये तो शायद मेरे ख्याल से पहला तजुर्बा होगा इस सरकार के सामने। चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं और उसमें डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं गलती तो हो सकती है। अबू भाई जी, 60 दिन का समय मिलने के बाद 4 लॉकडाउन, चौथा लॉकडाउन खत्म होते तक जो हमने सबक नहीं लिया है, जो हमने चीजें करनी चाहिए थे नहीं करनी चाहिए, उस पर अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो शायद ये जो आप डिबेट करा रहे हो, अगर सरकार का कोई नुमाइंदा देख रहा होगा तो शायद उसके समझ में आ जाए ये बात जो एहतशाम जी ने कहा है। उन्होंने तो धीरे धीरे से कह दिया, बेचारे वो डॉक्टर है, उन्होंने मेडिकल एंगल से सारी बातें बताई है, लेकिन उन्होंने वही बात की जिसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, इतने बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हो रहा है, ट्रेन के टाइम गलत हो रहे हैं, उसमें भीड़ इकट्ठा हो रही है। अब ये असिम्प्टोमेटिक जो केस है, पता ही नहीं चलता है उसको खुद को कि राजू पांडे जी इस पर जवाब, राजू पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पर जवाब दे रहे हैं। कितने लोगों को ठीक है करते हुआ जाता है, अब राजू पांडे जी का जवाब, ये बड़ी दिक्कत है, ये जो है ना, ये फेस करना पड़ रहा है। ठीक है राजू पांडे जी, देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी बार-बार एक ही बात कर रही है
कि राहुल गांधी जी ने फरवरी के पहले या दूसरे वीक में कर दिया, बता दिया। अरे भाई, आप इतने बड़े स्वप्न दृष्टा थे, तो आपकी एक सरकार महाराष्ट्र में है, पूरे देश के 40% डेथ महाराष्ट्र में हो रही है, 55,000 से करीब ऊपर, 1/3 से ज्यादा ऊपर आपके पास पेशेंट की संख्या है। तो जरा एक बार उद्धव ठाकरे जी से भी बात कर लेते। आपने क्यों नहीं आपने मुझे बताइए ना, वो स्वप्न दृष्टा थे राहुल गांधी जी, आपके पास मुद्दा नहीं इसलिए आप बात कर रहे हैं, आपके पास मुद्दा इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। नहीं, फरवरी महीने में ही हमको, अरे आप लगता है स्वप्न दृष्टा का मतलब समझ नहीं पा रहे चाहिए थी, आप स्वप्न दृष्टा का मतलब नहीं समझ रहे हैं। मेरा ये कहना है राजीव जी, आपको अपने लोगों से बात कर लेनी चाहिए। मोदी जी परम ज्ञानी है, राजनीति का ये लेवल है। अबू जी अगर बीच में बोल रहे हैं, नहीं, आपके पास मुद्दा नहीं है। अबू जी एक बात मैं बताता हूँ, भाषा का बताता हूँ, किसी पूरे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंटरनेशनल फ्लाइट फरवरी में डाउन करनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेशनल फ्लाइट महाराष्ट्र से है। नहीं, ठीक है, दोनों लोगों से मेरा एक सवाल है। देखिए, राजू पांडे साहब और अतुल जी, दोनों से मेरा एक सवाल है। शुरू में मैंने एक चीज कही थी, क्या यह वक्त सही है सियासत करने का, बयानबाजी करने का, लड़ाई करने का? मुल्क इस वक्त परेशानी से गुजर रहा है, इतना बड़ा चैलेंज शायद मुल्क पर इससे पहले नहीं आया होगा। क्या इस वक्त इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए? मैंने यही बात की है कि बहुत होनी चाहिए। विपक्ष अपनी भूमिका, राहुल गांधी जी महाराष्ट्र सरकार से पल्ला झाड़ लिए, कोई सियासत कर रहे हैं, अरे भैया कुछ नहीं चल रहा है तो 12 मिनिस्टर इस्तीफा लो। ईमानदारी से सरकार के साथ में खड़े रहने का दिखा है। ठीक है, राहुल गांधी जी मंत्रियों को बोले। मैं अभी जैसे बहुत छोटा सा एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद अनिल के पास जाऊंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बात हो गई। मुल्क मुश्किल में, और मेरे ख्याल से इस वक्त सियासत नहीं होनी चाहिए। यह चीज सरकार को भी समझनी चाहिए और यही चीज अपोजिशन को भी समझनी चाहिए कि सारे लोगों को इस वक्त मिलकर लड़ना है। पीएम मोदी बार बार जब नेशन से खिताब करते हैं उस वक्त कहते हैं कि सारे लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा, मिलकर ही इसे में एक तरह से शिकस्त दे सकते हैं। अभय जी, बार बार पीएम मोदी का यही मैसेज होता है और बल्कि राहुल गांधी का भी यही कहना होता है कि भाई सबको मिलकर लड़ना होगा। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखिए तो उस पर खूब बयानबाजी होती है। हर कदम पर सरकार के हर कदम पर अपोजिशन जो है वो एक तरह से नुक्ताचीनी करती है। हालांकि अतुल जी कह रहे हैं कि वो नुक्ताचीनी नहीं, वो सुझाव है। कैसे इसे देखा जाए? देखिए, विपक्ष की भूमिका यही है कि वो सरकार को आगाह करते हैं और सरकार के ऐसे कदम जो उनको लगता है कि लोगों के हित के अगेंस्ट जा रहा है उसके ऊपर सवाल उठाते रहे। कोरोना के बारे में ये सब ठीक है, ये बातें होती रहेंगी। मैं एक बात उठाना चाहता हूं कि देखिए, कोरोना का इफेक्ट आप पॉलिटिकल फील्ड में तो मैं ये देख रहा हूं इंडिया में कि केंद्र राज्य संबंध जो है इसमें एक बहुत तनातनी देखने को मिल रही है। जो अभी ये वक्त था जिसमें आप कोऑर्डिनेट करके चलते, आप देखिए पश्चिम बंगाल के साथ अभी क्या सिचुएशन है। अगर सेंट्रल टीम वहां जाती है उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं। ममता बनर्जी कहती है कि हमारी जासूसी करने आए हैं, हमारे काम में इन्फ्रिंजमेंट हो रही है इनको। तो ये जो एक नया जो रिलेशन में जो ये टेंशन निकल के आ रहा है, ये कोई बहुत अच्छी बात ऐसे वक्त के लिए नहीं है। अच्छा, अब उसमें जैसा अतुल जी ने बात उठाई कि वो परचेजिंग पावर को सेंट्रलाइज किया गया, फोर्थ जब लॉकडाउन में आए तब जाके एक सहमति बनने की थोड़े संकेत दिखे। लेकिन देखिए, उन्होंने भी केरल का एग्जाम्पल दिया और राजीव जी ने भी केरल का एग्जाम्पल दिया। केरल भी हमारे देश का हिस्सा है, वहां भी वही सेंट्रल और स्टेट में वहां भी तनातनी हुई थी। लेकिन इन सब के बावजूद जो प्रोएक्टिव स्टेप लिए गए, कोरोना को लेकर देखिए आज केरल में एक बहुत ही उम्मीद की किरण दिखती है कि ऐसे भी उसको हम लोग कंटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि स्टेट्स जो थे बिल्कुल हैंडीकैप्ड थे, वो कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। तो ये जरूर है कि ये आरोप लगातार लगते रहे कि शुरू में पीपीई किट्स नहीं थे और उसको परचेजिंग पावर सेंट्रलाइज थी। लेकिन आपने देखा हो एग्जांपल, असम ने अपनी तरफ से पैरेलली वो चाइना से किट्स मंगवाई थी, हालांकि वो फॉल्टी निकली, उसको वापस कर दिया गया था। लेकिन ये ऑप्शंस खुले हुए थे। जी। तो ये मुझको लग रहा है कि सेंट्रल स्टेट में जो सेंटर और स्टेट में जो सरकारें हैं, जो अलग अलग सरकारों की, खासकर कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें हैं, वहां इस सेंट्रल स्टेट रिलेशन में टेंशन मुझको देखने को मिल रहा है जो ये नहीं नजर आना चाहिए, जो मुनासिब नहीं है खासतौर से इस वक्त के लिए। मैं अनिल आपके पास आना चाहूंगा। अनिल, लगातार दिल्ली में हम देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार बड़े बोल्ड स्टेप और फैसले एक तरह से ले रही है। 2 स्टेडियम वहां पर खोले गए ताकि
लोग वहां पे सुबह वॉकिंग कर सकें। और इसके अलावा हमने देखा कि अब यह भी खबर आ रही है कि शायद दिल्ली के कुछ मेट्रो स्टेशन भी खोले जाएं और उस पर भी नए कानून और जवाबित बनाए जाएं उसके लिए, और वो एक तरह से चालू होंगे। तो लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में केस जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां की जो सरकार है वो फैसले, बड़े अहम फैसले ले रही है। जी, अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से फैसले लेने की जहां तक की बात है, वो सरकारें काफी संवेदनशील है और अपने अपने तरीके से ले रही है, खासकर लॉकडाउन 4 के बाद जब राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए। और उसी कड़ी में हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कई ऐसे रोजाना करीब रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो भी अपडेट है वो अपने देश और प्रदेश के सामने रखते हैं। लेकिन सबसे अहम कड़ी ये है कि हमें इसके साथ जीने को लेकर के जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, कई ऐसे हमारे विशेषज्ञ भी साथ में बैठे हैं, लेकिन देखना होगा कहीं ना कहीं कि चाहे वो मेट्रो खोलने की बात हो या यातायात के अन्य साधनों की बात हो, कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से पटरी से उतर रही है। क्योंकि जिस तरह से हम देख पा रहे, चाहे वो मेट्रो को स्टार्ट करने की बात हो, हमने देखा था कि जो कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जिस तरह से मास्क पहनकर, सैनिटाइज करके जिस तरह से परिचालन एक बार किया जाता है अगर मेट्रो को, तो उसको किस तरह से सैनिटाइज किया जाना है, इन तमाम चीजों को देखते हुए मेट्रो को संभव है कि लॉकडाउन 5 में इसे चालू कर दिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अर्थव्यवस्था की है, रोजगार, जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के आलम बढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रवासी मजदूर के मामले हो, चाहे वो प्रोफेशनल के मामले हो, ये बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह था। तो इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने हर एक लॉकडाउन में कुछ न कुछ छूट देती रही। और यही कारण है कि हमने देखा था कि जब पिछले वर्ष भी जो वित्तीय वर्ष था, पहली तिमाही में जो जीडीपी थी वो 5.1% थी, जो आगे बढ़ करके दूसरी तिमाही में 5.6 हुई और आगे जाकर के 4.7 हुई। अब जो जिस तरह से खबर आ रही है कि 29 मई को फिर से जीडीपी के चौथे तिमाही के जो आंकड़े आने वाले हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले होंगे। क्योंकि जो पहले जो जिस तरह से हमने देखा कि 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, पहले लॉकडाउन की 21 दिनों के लिए, यानी 7 दिन में एक अध्ययन है कि उसने जाहिर सी बात है कि खतरा लगातार एक तरह से आगे बना ही हुआ है। अभी इससे कब निजात मिलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं क्योंकि वक्त बहुत कम बचा, मैं प्रोफेसर एहतशाम हसनैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जाहिर सी बात है जिस तरह से आपने इससे पहले भी कहा कि इससे निजात तो मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है या बहुत जल्दी निजात मिल जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है सर। लेकिन अब रास्ता क्या होगा, आगे किस तरह से चला जाए कि इससे बचे भी रहें और एक राह भी निकले, क्या कुछ करना होगा सर? जी, मैं सिर्फ आखिर में एक बात कहना चाहूंगा जी कि ये कहना गलत शायद होगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार आज के डेट में 1 लाख से ऊपर टेस्ट कर रही है पर डे। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हिंदुस्तान जैसे मुल्क में भी 1 लाख से ऊपर। सवाल ये है कि किन किन जगहों पर जहां टेस्ट होना चाहिए वहां की सरकारें क्यों नहीं आगे बढ़ रही हैं इसको फायदा उठाने के लिए। तो ये एक सरकार को दोष ही देना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। जहां तक मेरा मानना है कि ये जिम्मेवारी सिर्फ सरकार पर नहीं है, ये जिम्मेवारी हम लोगों पर और ज्यादा है। जो हम लोग नागरिक हैं भारतवर्ष के, उन पर यह ज्यादा जिम्मेवारी है कि अगर लॉकडाउन तो खुलना लाजमी है, लॉकडाउन आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, उससे इकोनॉमी बिल्कुल बुरी हालत हो जाएगी। लोग कोविड से कम मरेंगे, दूसरी बीमारी, दूसरे भूखमरी से और दूसरी तरफ से ज्यादा मरेंगे। इसलिए लॉकडाउन तो धीरे धीरे खुलेगा, लेकिन लॉकडाउन खुलने के ये मुराद नहीं होनी चाहिए कि हम नॉर्मल लाइफ जीने लग जाएं। हम लोग को डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये वायरस अभी भी काफी एक्टिव है, इससे जरूरी यह है कि हम लॉकडाउन जब रिलैक्स होगा तब भी अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जो एक दूसरे से, खास करके जो आप हम मास्क लेते हैं, मास्क मेरे ख्याल से अनिवार्य होना चाहिए आज के डेट में, जब तक कि ये वायरस का खतरा हमारे पास है। तो ये जिम्मेवारी नागरिकों पर भी उतनी मेरे ख्याल से ज्यादा है, सरकार से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि एक लंबी जंग है और इस लंबी जंग में क्या कुछ करना, वो एहतशाम साहब ने बहुत तफसील से तमाम चीजें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद एहतशाम हसनैन साहब हमारे साथ सर जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। राजू पांडे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अतुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शायद कुछ चीजें आपकी रह गई, लेकिन अगले डिबेट में जब आपसे मिलेंगे तो तफसील से बातचीत होगी। अभय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अनिल कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।